नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाला हूं। देखिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गई ये वीडियो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे टोटल आपके साथ कवर करता हूँ। एक वीडियो में एक टॉपिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड भी हो चुका है चैनल पे। लेटेस्ट वीडियोज वाले सेक्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली केंद्र की सरकार के ऊपर जिम्मा दिया है कि आप हेट स्पीच को टैकल करो। ओवरऑल द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट। ये बक स्टॉप इडियम का मतलब क्या है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे हेट स्पीच यहां फैलती है। लोग अपनी पर्सनल फ्रीडम के नाम पे ओवरऑल दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। अब ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी डेक्स हैं, बहुत अच्छे कमरे हैं, लग्जरी कमरे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक ट्रिप 20 लाख रुपए की है। तो मेरे आपके जैसे लोगों के लिए ट्रिप नहीं है। कुछ स्विट्जरलैंड से 30-35 लोग आए हैं, वो इस पर्टिकुलर ट्रिप को ले रहे हैं। तो उसी मतलब हाई एंड ब्रैकेट के लोगों के लिए वर्ल्ड क्रूज है। बट ठीक है, अपने आपके लिए, इंडिया के लिए एक बड़ी बात है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है ये, फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन आसाम। इसके बारे में बात करेंगे। फिर कोलम केरला में इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $100 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने फिगर्स रिलीज किए हैं। 2022 खत्म हो चुका है, तो 2022 का पूरा फिगर यहाँ पे आ गया है, इसको देखेंगे। इंडिया के अंदर फिगर्स एक्चुअली में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के होते हैं, चाइना में पूरे साल के यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये बात करेंगे। और रशिया यूक्रेन वॉर में 16 दौर इसके ऊपर कैप्चर कर दिया है रशिया ने, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। यूक्रेन बोल रहा है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको देखेंगे। 4 एडिटोरियल्स है, मोर देन जस्टिस एंड एड्रेस। ये तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि साहब का जो स्टालिन के साथ इशू हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक्स की क्या इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर और केशवानंद भारती को लेकर जगदीप धनखड़ साहब ने जो बोला, उसके बारे में एक आर्टिकल है, वो देखेंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो रहा है, इस रिस्पेक्ट में ओवरऑल एक बातचीत की गई है, इसको देखेंगे। तो कुल मिला के इतने एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे याद है कि कल के एडिटोरियल्स भी बाकी हैं, तो कल के एडिटोरियल्स इस वीडियो को अपलोड होने का अपलोड हो जाएंगे। जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं वो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं। हो सकता है कभी कभी वीडियोस लेट हो जाएं, बट आपके काम की वीडियोस करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में मैं रेगुलरली लेके आऊँगा। चलिए अब बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे, द बक स्टॉप्स हियर। बक स्टॉप्स हियर का मतलब क्या है, देखिए ओवरऑल कोई ये बोले कि हाँ भाई मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूं और ओवरऑल मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को देने की कोशिश नहीं करूंगा। द बक स्टॉप्स हियर मतलब ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, अब मैं इसको किसी को पास ऑन नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मैं किसी और को दे दूंगा, नहीं। मतलब आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल नॉट पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन एल्स। अगली न्यूज, पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी हेट स्पीच। द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट टू हेट स्पीच, टू एंड हेट स्पीच। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, मतलब हेट स्पीच को रोकने की अल्टीमेट और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर है, और सरकार इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को पास ऑन नहीं कर सकती। ये मतलब है द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट का। अब जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब सुप्रीम कोर्ट के क्या बोल रहे हैं, दे एंकर पैनलिस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट गो ऑन टीवी एंड स्पीक देयर माइंड्स व्हिच एवर वे दे वांट। दिस इज नॉट द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने देखा होगा कि अक्सर टीवी न्यूज चैनल्स में कुछ एंकर आके बैठ जाते हैं, एक मौलाना साहब बैठे होंगे, एक हिंदू पंडित बैठे होंगे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, और एक दूसरे के ऊपर कुछ भी बोल रहे होंगे, किसी भी धर्म, जाति, जेंडर के अगेंस्ट कुछ भी बकवास करने लगेंगे। तो यही बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब कि ये एंकर पैनलिस्ट टीवी में आके कुछ भी बकबक बकबक करते रहते हैं, और उस बकबक बकबक को वो अपना राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, लेकिन उस राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज करते वक्त वो दूसरों के अगेंस्ट भी कुछ उल्टा सीधा बकवास कर जाते हैं। तो अगर आपको कुछ बोलना है, आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्योंकि ये जो ओवरऑल मीडिया चैनल्स है जहां पे ये सब पैनलिस्ट और एंकर जाके बातें करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीच है। इस प्रकार की बातों को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और वो इससे रेडिकलाइज वगैरह हो सकते हैं, रिलीजियस डिसहार्मोनी फैल सकती है इन सब चीजों से। तो इस कंटेक्स्ट में के.एम. जोसेफ साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बक अल्टीमेटली स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट टू क्लैंप डाउन ऑन हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स एज दे आर ऑफेंसेस कमिटेड ऑन सोसाइटी। तो जब आप हेट स्पीच या हेट क्राइम करते हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, धर्म के लोगों के अगेंस्ट बोल रहे हो, और जब आप ये बोल रहे हो तो आप एंटी सोशल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो।
क्योंकि ये बोल के कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीजन और डिस्ट्रस्ट आप पैदा कर रहे हो। तो इस प्रकार की हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने की अल्टीमेट जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और इस केस में ओवरऑल सरकार किसी रिलीजन के कलर के पीछे नहीं छुप सकती। हेट स्पीच जिसने भी किया हो, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, किसी, हालांकि अब यही दो धर्म आते हैं हिंदू मुस्लिम हेट स्पीच के मामले में, और कुछ हद तक क्रिश्चियनिटी में ये बातें एलिगेशंस लगते हैं कि हाँ भाई ये ओवरऑल मतलब अपने धर्म का प्रोपोगेशन कर रहे हैं। बाकी ज्यादा धर्म ओवरऑल कंट्रोवर्शियल न्यूज में नहीं रहते हैं उतना, खासकर हिंदू और इस्लाम, ये दो ऐसे धर्म हैं जिनको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में धर्म के पीछे छुप के आप ओवरऑल अपने राइट टू फ्रीडम को जस्टिफाई करके सोसाइटी में एंटी सोशल एक्टिविटीज, रेडिकलाइजेशन नहीं फैला सकते। फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। जस्टिस के एम जोसेफ साहब का बोलना है, ये बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस बी वी नागरत्ना के साथ। इन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया। We would not have liked the government to come in at all, but in certain areas when religious freedom, harmony and orderly progress is gravely affected, it has to intervene. Today what we are fighting about, we have more important things to achieve as a nation. People are starving without jobs. तो ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में जब लोग नौकरियों के बिना परेशान हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उस समय पे रिलीजियस फ्रीडम, हार्मोनी और ऑर्डरली प्रोग्रेस नहीं रुक पा रही है लोगों के अपने बेसिस पे, तो उसको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हेट स्पीच और हेट क्राइम कौन से धर्म का इंडिविजुअल कर रहा है, उसको रोकना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे कुछ फिगर्स को, कुछ स्टैटिस्टिक्स को कोट किया गया है। 2021-22 में उत्तर प्रदेश ने 580 केसेस बुक किए हेट स्पीच के, जिसमें से 160 केसेस को स्यू मोटो पुलिस ने रजिस्टर किया है। मतलब किसी और ने जाके कंप्लेन नहीं की, पुलिस ने अपने आप से उन केसेस को रजिस्टर कर लिया। उत्तराखंड में ऐसे 118 केसेस रजिस्टर हुए हैं हेट स्पीच के 2021-22 में। आज की डेट में हेट स्पीच टेलीविजन पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट बातचीत कर रहा था। टीवी चैनल के एंकर्स और वहां पे जो पैनलिस्ट आते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा को वहां पे फैलाने लगते हैं। और आपको पता है कि इस प्रकार के मीडियम्स को और सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सनसनीखेज चीजों को लोग ज्यादा देखते हैं। कोई लॉजिक पे, एनालिसिस पे बात कर रहा होगा तो आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, प्रोपोगेंडा को नहीं फैला पाओगे। प्रोपोगेंडा में अक्सर कर ऐसा होता है कि आपको बकवास चीजें बोलती जानी है बिना किसी माइंडसेट के, बिना किसी दिमाग के। ऐसी बकवास चीजें जो एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी अपने आप से एसोसिएट कर ले और उससे एकदम से बरगल आ जाए। क्योंकि कोई भी दिमाग लगा के एनालाइज करने वाला इंसान होगा वो फिर उस पर उतना पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको पता है एनालिटिकल लोगों की इंडिया के अंदर थोड़ी कमी है। प्रोपोगेंडा में फंसने वाले लोग बहुत सारे हैं। और ये जो टीवी चैनल्स हैं ये विजुअल मीडियम का एक बहुत ही पावरफुल, आप कह लो जरिया है। डिविजिवनेस फैलाते हैं सोसाइटी में वॉयलेंट इंस्टिंक्ट्स फैला सकते हैं अपनी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। हमें एक फ्री और बैलेंस्ड मीडिया चाहिए, लेकिन ये बैलेंस्ड है नहीं। टीवी हमारे पास डेकेड से है। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एंकर को ऑफ एयर हुआ हो, ओवरऑल ऑनलाइन टीवी पे डिबेट चल रही हो और उसने कोई बकवास की हो, तो कहीं ना कहीं हेट और बायस फैलाने के लिए टीवी से किसी एंकर को टेक ऑफ कर लिया गया हो, कोई पर्टिकुलर एजेंडा फैलाने एक एंकर को हटा दिया गया हो? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को हमें सेटअप करने की यहाँ पे जरूरत है। कई बार तो क्या होता है कि जो टीवी चैनल्स के ओनर होते हैं ना, उनको जो फंडिंग करने वाले लोग होते हैं वो इन चैनल्स के थ्रू अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एजेंडा फैलवाते हैं। ठीक है। इनफैक्ट जस्टिस जोसेफ साहब ने एक और चीज पॉइंट आउट की है, नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग क्या है? तो अभी आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी, उसमें एक इंडिविजुअल ने एक दूसरी एल्डरली वुमेन की सीट पे यूरिनेट कर दिया। अब ओवरऑल ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल अंडर ट्रायल है, इसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है। अब हर टीवी चैनल में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम ले लेके उसको डेनिग्रेट किया जा रहा है। तो इस बात को लेके जोसेफ साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी जरूरी है। अगर उसने क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए उसको ट्रायल दिया जा रहा है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, उसको सजा भी होगी। लेकिन इस बीच में आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो टीवी पे बार बार उसका नाम लेके, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है। फिर जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने यह बोला कि एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच किसी दूसरे की राइट टू डिग्निटी को वायलेट करने का आपको टिकट नहीं देती है। तो आप बोलो कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं ऐसी बकवास बातें बोलूंगा कि किसी दूसरे की इज्जत हाथ पे आ जाए, वो अलाउड नहीं है। ठीक है। तो यहां पे जस्टिस जोसेफ ये बोल रहे हैं कि दे टेलीविजन चैनल्स हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट गो ऑन टीवी एंड स्पीक देयर माइंड्स व्हिचएवर वे दे वांट।
मतलब आप जाओ टीवी पर कुछ भी बकवास करने लगो, ये नहीं चलेगा। आपके पास फ्रीडम है बोलने का, बट इस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आप अपनी बोली हुई बातों के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल भी हो। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि क्या इसका कोई लीगल मैकेनिज्म है इस प्रकार की चीजों को डील करने का? नहीं है। देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज साहब का बोलना है कि गवर्नमेंट मीडिया के अगेंस्ट इंटरवीन करती है, लेकिन केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंटरवीन करती है। ज्यादातर केसेस में हम मीडिया से ही, हम मतलब सरकार मीडिया से ही ये एक्सपेक्ट करती है कि मीडिया अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करे और प्रायर रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज करे। इस समय पे ओवरऑल अगर आप देखो तो मीडिया चैनल्स पे कोई अपना गलत प्रोपोगंडा फैला रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट केस शुरू किया जा सकता है थ्रू इंडियन पीनल कोड या फिर डेफेमेशन लॉ के थ्रू। लेकिन अभी तक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कोई प्रॉपर लीगल स्टैट्यूट ऐसा नहीं जोड़ा गया है जिसके बेसिस पे इस प्रकार की एक्टिविटीज को चेक किया जा सके। तो ये सारी बातें यहां पे दोस्तों हो रही हैं। तो आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, ये आप बताइएगा। वैसे तो मैं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट बहुत बैलेंस्ड है, बट इस बैलेंस्ड व्यू पॉइंट को भी इंप्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही न्यूट्रल सरकार चाहिए। अब अक्सर कर अभी की जो सरकार है बीजेपी, उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि जो स्टैट्यूट्स हैं, लॉज हैं, उसका गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने के लिए। तो अब अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग अलग अलग तरह से देखेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे बहुत प्रोग्रेसिव है। और कहीं ना कहीं जो मीडिया चैनल्स हैं जो कि बहुत एक्सेसिव इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं आज की दुनिया में, जो कि बहुत हद तक ऑनलाइन सोर्सेज से इफेक्ट होती है, तो ऑनलाइन मतलब ये जो विजुअल सोर्सेज हैं अपने टीवी वगैरह वाले, ऑनलाइन में इंटरनेट मत जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, हालांकि इंटरनेट के थ्रू भी हमें न्यूज़ के टेलीकास्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन बोला। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया है कि अगर ये जो टीवी चैनल्स हैं, इन टीवी चैनल्स पे जो भी मीडिया रिपोर्टिंग होती है, जो पैनलिस्ट आके अपने व्यू पॉइंट देते हैं, अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इनको अकाउंटेबल करने के लिए कोई मैकेनिज्म है। तो केंद्र की सरकार ने बोला है कि जल्दी हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट करके एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आएंगे। अभी के लिए आईपीसी के कुछ स्टैट्यूट्स और डेफेमेशन लॉ के अंदर ही एक इंडिविजुअल के पास थोड़े बहुत एवेन्यूज अवेलेबल है कि कैसे वो अपने खिलाफ हुए हेट स्पीच को टैकल कर सकता है। लेकिन सरकार यहां पे बात कर रही है कि हेट स्पीच को टैकल करने के लिए वो लॉ लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही लॉ आएगा, पॉलिटिकल अपोजिशन ये चिल्लाने लगेगा कि ये जो रूलिंग सरकार है वो इस लॉ को अपने खिलाफ अपोजिशन होने के लिए रोकेगी, ठीक है ना। और जब उनका कोई इंडिविजुअल हेट स्पीच करेगा तो वो कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार का इल्जाम अपोजिशन लगाएगा रूलिंग सरकार के ऊपर। ये इंडिया के अंदर हो रहा है पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से, पिछले कई डेकेड से हो रहा है। तो लेट्स सी इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 डोमेस्टिक टूरिज्म, मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास यहां पे लॉन्च किया। यह वाराणसी की टेंट सिटी से शुरू होगा। ओवरऑल इसके फाउंडेशन स्टोन्स को लो किया गया और इनफैक्ट और बहुत सी डेवलपमेंटल स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन को यहां पे लेके आ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंटल स्कीम्स को यहां पे लॉन्च किया गया वाराणसी के अंदर। अब ये जो पर्टिकुलर आप कह लो क्रूज है, आप देख सकते हो बड़ा ही पॉश और लैविश सा ये क्रूज नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। नाम है इसका एमवी गंगा विलास। इसकी सबसे खास बात यह है कि इंडिजीनियसली मेड क्रूज वेसल है, बिल्कुल लग्जरी है बट इंडिजीनियसली मेड है। इसके 3 डेक्स हैं, 3 डेक भी आपको नजर आ रहा है, नीचे का डेक, ऊपर का डेक। तीसरा ओपन एयर डेक है, तो ओपन एयर डेक में स्विमिंग पूल वगैरह होगा और आप कह लो एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट की चीजें होंगी। 18 सूट्स हैं इस बोर्ड पे। 36 टूरिस्ट की कैपेसिटी है। 36 टूरिस्ट मतलब कि 18 सूट के अंदर, एक सूट के अंदर 2 टूरिस्ट रह सकते हैं। सारी मॉडर्न एमिनिटीज हैं। 3200 किलोमीटर ये क्रूज चलेगा 51 दिनों में और आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा थ्रू बांग्लादेश। ठीक है भाई, तो अपने आप में क्रूज जबरदस्त है। प्रॉब्लम दोस्तों ये है, ये इस पर्टिकुलर में कि एक टिकट 20 लाख रुपए की है। अभी 51 दिन के क्रूज के लिए भले उस 20 लाख में आपका खाना पीना सब इंक्लूडेड होगा, बट 51 दिन के लिए 20 लाख इंडिया के अंदर कोई आम आदमी तो दे नहीं सकता। मेरे आपके जैसे लोग के लिए देना मुश्किल है। कोई अब सुपर रिच हो तो बात अलग है। और इसलिए देखोगे कि स्विट्जरलैंड से लगभग 31-32-33 टूरिस्ट आए हैं, वही इस पर्टिकुलर क्रूज को यहाँ पे टेकअप कर रहे हैं। भाई उन्हीं के पास इतना पैसा है कि वो 20 लाख रुपए देके इस प्रकार के क्रूजेस को कर सकते हैं। बट फिर भी ठीक है, गंगा किनारे जितने भी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है, 25 डिफरेंट रिवर स्ट्रीम से होता हुआ पर्टिकुलर क्रूज उन डेस्टिनेशंस पे घुमाता हुआ फाइनली ओवरऑल डिब्रूगढ़ में छोड़ेगा पैसेंजर्स को। तो शुरुआत होगी बनारस से, डिसएम्बार्क मतलब फाइनल डेस्टिनेशन होगी डिब्रूगढ़, आसाम, निमाटी घाट, और उसके बाद
4 घंटे दूर जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है ना, वहां तक के एयरपोर्ट ट्रांसफर्स भी दिए जाएंगे। फिर वहां से टूरिस्ट फ्लाइट वाइट पकड़ के जहां पे भी उनको जाना है वो जा सकते हैं। ये जो क्रूज जर्नी है, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल, मल्टीनेशनल और नेचुरल एक्सपीरियंसेस होंगे। तो काशी, पटना साहिब, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका, सुंदरबन से होकर निकलेगा। आसाम के डिब्रूगढ़ जाने के लिए वो बांग्लादेश के थ्रू होता हुआ आएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का टूरिज्म भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश की सरकार ने इस पर्टिकुलर टूरिस्ट, आप कह लो एजेंडा के लिए हामी भर दी होगी, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट इस पर्टिकुलर बोट को टेकअप करेंगे वो फिर बांग्लादेश के अंदर भी फुटफॉल करेंगे, तो बांग्लादेश की भी इकोनॉमी को इससे पुश मिलेगा। तो उन्होंने भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया। कुछ दिनों बाद जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो इस प्रकार का ट्रिप लेंगे, तो हमें भी यूट्यूब में सब देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन लाइनर्स में किसी SSC या PCS टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है इस क्रूज का? MV गंगा विलास। ठीक है भाई, 51 दिन का ट्रिप होगा। GS पेपर 2, कोलम इज इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। भैया कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 लाख से ज्यादा फैमिलीज को बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज प्रोवाइड की गई है। ठीक है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन चलाया गया कोलम डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा, वहां की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और किला केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अपने ही प्रकार का एक यूनिक इनिशिएटिव था स्टेट के अंदर, और टारगेट क्या था इसका? कोलम को एक कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बोलना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सुप्रीम लॉ है नेशन का। ये जो डॉक्यूमेंट है ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच सिस्टम को क्लियरली डिफाइन करता है। ओके, भले ही हमारे देश के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक बड़ी ताकत हमारे देश की ऐसी है जिसको आज 72 सालों के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी अवेयरनेस नहीं है। तो उसके चलते कभी कभी उनको ये पता नहीं होता कि उनके पास किस प्रकार के राइट्स अवेलेबल है, किस प्रकार के अधिकार अवेलेबल है। तो इंटीग्रल वैल्यूज एडवोकेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जानने के लिए ही कोलम में ये ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन का कैंपेन चलाया गया। इसलिए कोलम को इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। ठीक है ना भाई। ओवरऑल किला के जो सुदेशन डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर और फैकल्टी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इसके बारे में भाषण दिया, इसके बारे में समझाया लोगों को। तो कोलम के अंदर पूरी आबादी जो कि 10 साल से ज्यादा की है उसको इस पर्टिकुलर कैंपेन का हिस्सा समझाया, बनाया गया, उनको प्रेम्बल के बारे में पढ़ाया गया, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में बताया गया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, लीगल रेमेडीज उनके पास क्या क्या अवेलेबल हैं। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सब ने पार्टिसिपेट किया। आइडिया क्या था कि जो लोग हैं कोलम डिस्ट्रिक्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अडॉप्ट करें अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में। हर म्यूनिसिपैलिटी से 20 से 25 पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स को, हर ग्राम पंचायत से 10 से 15 पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स को उठाया गया, उनको सेनेटर बोला गया, और उन्होंने भी यहाँ पे इस कैंपेन के बारे में और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को जानकारी दी, एजुकेशन प्रोवाइड की। देखिए, भारतीय संविधान हमारे देश के नागरिकों को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के नागरिक बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को जानते नहीं है, पर्सनल, फैमिली, सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ में अवेयर नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन। तो यहाँ पे स्पेशल हैंडबुक्स जो कि किला द्वारा बनाई गई हैं वो भी स्टूडेंट को हैंड ओवर की गई हैं। सेकेंड फेज में इक्वालिटी फोरम से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, सेक्युलर फोरम तक कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। ये फोरम्स लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मलयालम में ट्रांसलेट किया गया, इसकी एक हैंडबुक बनाई गई, वो भी फैमिलीज और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे बांटे गए। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है भाई, इस प्रकार के इनिशिएटिव देश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी लागू होने चाहिए। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 3, ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चाइना रेसेस बियॉन्ड $100 बिलियन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ओवरऑल चाइना का कस्टम डाटा रिलीज हुआ फ्राइडे को, और उन्होंने बताया कि 2022 में जो आप कह लो बायलैटरल ट्रेड था इंडिया के साथ, वो $135.98 बिलियन पहुंच गया। ओके, इस $135.98 बिलियन में $118.5 बिलियन इंडिया ने इंपोर्ट किया है चाइना से, और चाइना ने हमसे केवल $17.48 बिलियन इंपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया चाइना की जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन क्रॉस कर गई है। ट्रेड डेफिसिट 2022 में इंडिया चाइना की चाइनीज डाटा के हिसाब से $101.02 बिलियन, जो कि 2021 में थी $16.4 बिलियन। मतलब 2021 के कंपैरिजन में 2022 में हमारी ट्रेड डेफिसिट चाइना से 45% ज्यादा हो चुकी है। समझ गए। इनफैक्ट 2021 में हमने चाइना में एक्सपोर्ट किया था $28.1 बिलियन। 2022 में हमने चाइना में एक्सपोर्ट किया है केवल $17.48 बिलियन, जबकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अपने आप में ये फिगर्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं नहीं।
फिर चाइना के ओवरऑल अगर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो 2022 में ओवरऑल देखा जाए तो चाइना का टोटल फॉरेन ट्रेड था $6.25 ट्रिलियन, यानी $6,250 बिलियन। 2021 से कंपैरिजन में 7.7% ज्यादा। एशियान के साथ ओवरऑल देखो तो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एशियान। एशियान के साथ ट्रेड है चाइना का $75.34 बिलियन, पिछले साल से 11.2% ज्यादा। यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना का ट्रेड है $847.32 बिलियन, 2021 से 2.4% ज्यादा। यूएस के साथ चाइना का ट्रेड है $759.42 बिलियन, 2021 से 0.6% ज्यादा। समझ गए? इंडिया सबसे ज्यादा चाइना से क्या इंपोर्ट करता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स और मेडिकल सप्लाईज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फिगर है, ठीक है ना। चाइना का ओवरऑल सबसे ज्यादा किससे ट्रेड है? तो नंबर 1 में आता है एशियान, नंबर 2 पे आता है यूरोपियन यूनियन और नंबर 3 पे आता है यूएसए। इंडिया के जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स हैं चाइना के साथ वो लगातार यहां पे बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ वो बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। फिर अगला जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, रशिया क्लेम्स कैप्चरिंग ऑफ सोलेडार, यूक्रेन डिनाइज। तो भैया रशिया का यह बोलना है कि जो सोलेडार का टाउन है ईस्टर्न यूक्रेन में, ये रशिया ने जीत लिया है। यूक्रेन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये रशिया ने अभी नहीं जीता। अब नक्शे से आपको समझ में आएगा। यहां पे दोस्तों ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये है सोलेदार और इसके आगे है बाखमुत। देखिए ये जो पिंक रंग में टेरिटरी दिख रही है, ये पिंक रंग की टेरिटरी रशिया कब्जा चुका है। लुहांस्क और डोनेट्स्क की प्रोविंस में सोलेदार और बाखमुत के कंट्रोल ऊपर बहुत जरूरी है। अब सोलेदार के ऊपर रशियंस क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और रशियंस का ये कहना है कि सोलेदार पे कंट्रोल करने के बाद अब उनके पास इतनी अथॉरिटी आ गई कि वो आराम से आगे बढ़ के बाखमुत पे कब्जा कर सकते हैं। यूक्रेनियंस इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई सोलेदार के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है, अभी भी यूक्रेनियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं पीछे ढकेलने के लिए किसको? रशिया को। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखो दोनों साइड्स को हैवी लॉसेस हुए हैं। मॉस्को से भी बहुत से सोल्जर्स लड़े हैं, यूक्रेन से भी बहुत से सोल्जर्स लड़े हैं। मॉस्को ईगर है कि जैसे तैसे करके जितना भी जीता है उसको फिर से वो करो। अब बात यह है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए सोलेडार के ऊपर कब्जा करना जरूरी था, और सोलेडार के बाद अगर रशिया का कोई एक टारगेट होगा तो वो बाखमुत होगा, लेकिन यूक्रेन इतनी आसानी से देने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का यह बोलना है कि यूक्रेनियन फोर्सेस मरते दम तक सोलेडार और बाखमुत को डिफेंड करेंगी। ठीक है ना। अपने आप में यूक्रेन और रशिया का बैटल खतरनाक, देखिए वॉर है ये, और वॉर के अंदर बहुत छोटे छोटे बैटल हैं। तो जो सोलेडार का बैटल है अपने आप में बहुत ब्लडीएस्ट है, बहुत सी जानें यहाँ पे जा चुकी हैं और जाने वाली हैं। इनफैक्ट सोलेडार एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अगर डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रोविंस के ऊपर रशिया को कब्जा करके रखना है तो सोलेडार और बाखमुत के ऊपर कब्जा करना जरूरी है, और एक बार सोलेडार के ऊपर कब्जा हुआ तब जाके कहीं बाखमुत के ऊपर अपना ऑफेंसिव लॉन्च कर पाएगा कौन? रशिया। ठीक है, इनफैक्ट सोलेडार के थ्रू बाखमुत का एक्सेस होता है, ऐसा भी बोलना है यहां पे रशियन एस्टैब्लिशमेंट का। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का यह बोलना है कि सोलेदार को कैप्चर करके यूक्रेनियन ट्रूप्स जिस पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल करते थे बाखमुत तक सप्लाईज पहुंचाने के लिए, वो रूट कॉम्प्रोमाइज कर दिया है रशिया ने। यूक्रेन इस पर्टिकुलर वर्जन को मान नहीं रहा है। अब एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या होता है वो यही जानते हैं। अगर आप देखो तो रशिया को लास्ट टाइम जून और जुलाई 2022 में तगड़ा एडवांटेज मिला था इस बैटल में। लिशचांस्क और सेवेरोडोनेत्स्क इन दोनों इलाकों को रशिया ने कब्जा लिया था, लेकिन उसके बाद से यूक्रेनियन ऑफेंस बहुत तगड़ा आया और यूक्रेन ने बहुत सारे हिस्से वापस ले लिए, इंक्लूडिंग द लुहांस्क, इंक्लूडिंग द खेरसोन सिटी इन द साउथ। लेकिन अब आप देखिए यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, ये एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, यूएस बेस्ड है। इसका ये बोलना है कि पूरे चांसेस है कि रशिया ने सोलेदार के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर रशिया ने सोलेदार के ऊपर कब्जा कर लिया है तो वो बड़े आराम से बाखमुत के ऊपर कब्जा कर लेंगे जो कि डॉनबास में है, और ओवरऑल पूरे के पूरे बाखमुत, रायोन, डोनेट्स्क ऑब्लेट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इस बात के चांसेस कम है। तो नो डाउट रशिया सोलेदार के ऊपर कब्जा कर चुका है, ऐसा बोल रहा है यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाखमुत के ऊपर भी आराम से रशिया कब्जा कर लेगा। तो इस प्रकार का कुछ व्यू पॉइंट यहां पे दिया जा रहा है। तो भाई करंट अफेयर्स यहां पे दोस्तों खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? एडिटोरियल के ऊपर। वीडियो पे अगर अब तक अपने लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा, समय समय पे रिमाइंड करना जरूरी होता है। मोर देन जस्ट एन एड्रेस। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी न्यूज़ है इसका जो बेस है वो बेस है रिसेंटली आर.एन. रवि साहब ने जो किया है, जो आर.एन. रवि साहब की तमिलनाडु असेंबली में स्टालिन साहब से बहस हुई, वो जो एड्रेस था उस एड्रेस की स्पीच टेक्स्ट को आर.एन. रवि साहब ने बदला। ये सब मैं पिछले 2-3 दिन की न्यूज़ में आपको लगातार बता रहा हूँ।
अब पहले मैं ऑथर का जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बनाने का तरीका है, जो फ्लो चार्ट है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ऑथर देखो शुरुआत कैसे कर रहा है। ऑथर बता रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में जो पार्लियामेंट है, जो कि वेस्टमिनिस्टर में सिचुएटेड है, उसका जब भी फर्स्ट सेशन होता है ना, तो उस फर्स्ट सेशन में स्पीकर का इलेक्शन होता है, ठीक है ना। और फिर जो स्पीकर है वो दोनों हाउसेस को ओथ दिलवाता है, ओथ मतलब शपथ दिलवाता है। उसके बाद ही पार्लियामेंट के हाउसेस का काम शुरू हो सकता है। फर्दर बिजनेस तभी होगा, तो पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा और स्पीकर के इलेक्शन के बाद वो स्पीकर ओथ दिलवाएगा और फिर वो लोग काम करना शुरू करेंगे। अगर ये दो चीजें नहीं होती हैं तो भैया काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये बात यहां बताई जा रही है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो किंग होता है या किंग पे बिहाफ पे जो लॉर्ड कमिश्नर्स होते हैं अलग अलग प्रोविंसेस में, वो एक पब्लिक एड्रेस देते हैं। क्या है कि हर साल की शुरुआत में, पिछले साल में सरकार ने जो किया और इस साल जो सरकार जो करने वाली है, उसका एक ब्यौरा होता है। वो ब्यौरा किंग को दिया जाता है या क्वीन को दिया जाता है इंग्लैंड के अंदर, और वो क्वीन उस पर्टिकुलर एड्रेस को पढ़ते हैं पार्लियामेंट के सामने। उसके थ्रू ओवरऑल सरकार जो भी करी है पिछले साल में या करने वाली है, वो अपनी जनता को बता रहे होते हैं, इंग्लैंड में बैठे पूरे लोगों को बता रहे होते हैं। सेम अप्रोच इंडिया के अंदर अपनाई गई है। जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसी को इंडिया ने अडॉप्ट किया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 18 मई 1949 को। आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रेसिडेंट टू मेक अ स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो मतलब जब पार्लियामेंट हर साल पहली बार असेंबल होगी तो उस समय पे प्रेसिडेंट एक यहां पे आप कह लो स्पीच देगा, एक एड्रेस देगा पूरे के पूरे हाउस को। और आर्टिकल 176 के अंदर एक ऐसा ही एड्रेस गवर्नर देगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है भाई। अब 22 फरवरी 1960 को लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोलते हुए बोला कि प्रेसिडेंट साहब जो भी एड्रेस देते हैं साल के पहले सेशन में, वो और कुछ नहीं है, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो भी अपना एड्रेस दे रहा है साल के फर्स्ट सेशन में, वो बेसिकली वही एड्रेस है जो सरकार उसको बोलने के लिए बोल रही है। तो अगर प्रेसिडेंट अपने इस एड्रेस में कुछ गलत बोल जाता है तो प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि सरकार ही अपना एड्रेस बना के प्रेसिडेंट को बोल रही है कि तुम ये बोलो, तो प्रेसिडेंट वो बोल दे रहा। उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्टेड कैबिनेट है, वो गवर्नर को बताएगी कि तुमको ये एड्रेस देना है, तुम ये जाके बोल दो। इनफैक्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह वर्सेस द स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 1966, इसमें यह बोला था कि ये जो स्पेशल एड्रेस होता है ना गवर्नर का या प्रेसिडेंट का, ये एक आइडियल या सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी नहीं है। ये बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू सरकार अपनी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज और लेजिस्लेटिव प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताती है, ठीक है ना। और हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर यह एड्रेस प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो लेजिस्लेटिव डिबेट हैम्पर कर सकती है, ओवरऑल बजटरी क्रिटिसिज्म और प्रॉपर तरीके से बजट के पास होने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो यूके के कन्वेंशन को इंडिया ने अडॉप्ट किया। ये एक्चुअली में एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जिसका उदय वेस्टमिनिस्टर से हुआ है। वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड में एक जगह है। तो वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी जो किंग है और जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनको वही टेक्स्ट एग्जैक्टली पढ़ना है जो उनकी सरकार के मिनिस्टर्स ने उनको बना के दिया, ठीक है। जो यूके का किंग या क्वीन है वो भी उस टेक्स्ट से डिपार्ट नहीं करता। इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट गवर्नर से ज्यादा डिपार्ट नहीं करते। वैसे पहले तो डिपार्ट किए हैं, लेकिन इस बार जिस लेवल पे गवर्नर तमिलनाडु के आर एन रवि साहब डिपार्ट कर गए, उसने अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बना दी है। तो मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि साहब ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। ओके, उन्होंने कुछ पैराग्राफ्स ओमिट कर दिए, कुछ जो ऑफिशियल टेक्स्ट का पार्ट था उसको ओमिट कर दिया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने चेंजेस करने की कोशिश नहीं की। आर्टिकल 87 में ओवरऑल प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, ये गवर्नर एड्रेस करेगा किसके अंदर, आर्टिकल 176 के अंदर। अब प्रोफेसर केटी शाह ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आर्टिकल 87 को अमेंड कराने की कोशिश की थी। सरकार जो ओवरऑल एड्रेस प्रोवाइड कर रही है प्रेसिडेंट को, उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब को कुछ डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए एड्रेस को बदलने का। कुछ ऐसी बात की थी यहां पे प्रोफेसर केटी शाह ने, लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कुल मिला के यहां पे बाबा साहब ने क्या बोला कि अंडर आर्टिकल 86 प्रेसिडेंट के पास ताकत है एड्रेस करने की आइदर द हाउस
कोई लोकसभा को या लोकसभा राज्यसभा दोनों को। तो बेसिकली अगर प्रेसिडेंट साहब अपना कुछ एड्रेस देना चाहते हैं ओवरऑल लोकसभा राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट साहब को आर्टिकल 86 के अंदर ताकत दी गई है। आर्टिकल 87 के अंदर स्पेसिफिकली साल के पहले सेशन में जो एड्रेस होता है वो सरकार द्वारा प्रिपेयर करके दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को, और वो उससे डिविएट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर कट बोल दी थी बाबा साहब ने उस समय पे। और यही चीज गवर्नर को आर्टिकल 175 के अंदर करने को, 176 के अंदर करने को बोला गया। आर्टिकल 175 के अंदर गवर्नर साहब को भी ताकत दी है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल को एड्रेस कर सकते हैं और उसमें अपने कुछ पर्सनल व्यूज भी वो डाल सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 176 के अंदर वही एड्रेस गवर्नर साहब को पढ़ना है जो ओवरऑल इलेक्टेड सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है। तो एज पर आर्टिकल 87 और आर्टिकल 176 द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू अबाइड बाय द टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट टू देम टू रीड आउट एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ठीक है भाई। और अगर अपनी तरफ से प्रेसिडेंट साहब कुछ कहना चाहते हैं तो आर्टिकल 86 के अंदर उनको ताकत है और गवर्नर को आर्टिकल 175 के अंदर ताकत है। तो यहां पे जो आर एन रवि साहब ने किया, अगर उनको करना था तो उनको आर्टिकल 175 में करना था। आर्टिकल 176 के एड्रेस को जैसा राज्य की सरकार ने दिया था वैसा पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने किया नहीं। तो ये एक इम्प्रोप्रिएटी है गवर्नर के द्वारा, ये उनको करना नहीं चाहिए था। ठीक है ना। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो कि पूरी दुनिया में चलते हैं वो भी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, क्योंकि कई 100 सालों से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इवॉल्व हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बेसिक डेफिनेशन में फिट होते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को अगर आप वॉयलेट करोगे तो इफेक्टिव वर्किंग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे कही गई हैं। इनफैक्ट आर्टिकल 361 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को कंप्लीट इम्यूनिटी दी थी फ्रॉम एनी लीगल एक्शन, और ये इस बेसिस पे दी थी क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने ये एस्टिमेट किया था कि जो गवर्नर्स हैं वो रेक्टिट्यूड के साथ, प्रॉपर्टी के साथ काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का ब्रीच नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो गवर्नर ही एक पॉलिटिकली इम्पार्शियल वे में काम नहीं कर पा रहा है, और चूंकि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है तो चीजें गड़बड़ा रही हैं। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हमारे देश के अंदर चाहे एक चीफ मिनिस्टर को सुबह सुबह शपथ दिला देने वाली बात है, ये बात एक्चुअली में महाराष्ट्र की हो रही है। ठीक है ना, जहां पे देवेंद्र फडणवीस को एकदम से सीएम बना दिया गया था। फिर ओवरऑल रूलिंग पार्टी ऑफ केरला और आरिफ मोहम्मद खान के बीच में जो झड़प हो रही है, वेस्ट बंगाल में जो पहले झड़प हुई है, फिर मणिपुर गोवा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो गठबंधन की सरकार नहीं बना रही, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना सरकार बनाने के लिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं। और तमिलनाडु के अंदर जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर बिल पास कर रहा है उसको गवर्नर अपने पास होल्ड करके रख रहा है, पेंडिंग करके रख रहा है। ये प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल सेटअप करती है। ठीक है भाई, ये चीजें यहां पे बोला जा रहा है। गवर्नर की बात की जाए तो जो स्पेशल एड्रेस होता है गवर्नर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है, विच इज परफॉर्म विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड। तो जो गवर्नर का दरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल दरिया, वो एक एल्डर स्टेट्समैन का है, और अपने हाई ऑफिस में ओवरऑल उनको एक सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी लेके आना। उन्होंने शपथ ली है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उस केस में वो पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी से उनको अलग होना चाहिए, बायसनेस से अलग होना चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर अगला आर्टिकल, टेक अ स्टेप टू रेगुलेट डीप फेक्स। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। विलियम गोल्डलिंग का एक नॉवल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जैक ने एम्फेसाइज किया है कि रूल्स को फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है, और एक मेथड ऑफ गवर्नेंस जिसके अंदर रूल्स लिखे हों उसको यहां पे सेटअप करना क्यों जरूरी है। इस रिस्पेक्ट में ये बता रहे हैं कि एक ऐसे अनइनहेबिटेड आइलैंड में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया जहां पे उनके लिए नियम कानून बनाया गया, लेकिन बाद में उन नियम कानूनों को फॉलो नहीं किया गया, और जितने भी बॉयज वहां पे गए थे वो सैवेज बन गए, बिल्कुल जानवर से बन गए। तो कुल मिला के यहां पे बात ये करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हर चीज सेल्फ रेगुलेशन पे छोड़ दोगे तो चल नहीं पाएगी। आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा, एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी इंडिविजुअल अपने हिसाब से कुछ भी बकवास करता फिरेगा। और ये बात बिल्कुल लागू होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशंस को लेके। इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। बहुत हद तक सेल्फ रेगुलेशन से चीजें हो रही हैं, और अगर आप प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बनाओगे तो इंडिविजुअल फर्म्स, नॉन स्टेट एक्टर्स वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गलत प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा मशीनिंग, मशीन लर्निंग, ये अपने आप में बहुत पावरफुल टूल्स हैं, और अगर इन टूल्स के इस्तेमाल में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ओवरसाइट नहीं होगी, तो डिजास्टर इनवाइट कर रहे हो आप। समझ गए भाई।
पॉलिसी वैक्यूम डीप फेक के ऊपर ये सही नहीं। डीप फेक मतलब आप ऑनलाइन मैकेनिज्म को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पॉलिसी वैक्यूम नहीं होना चाहिए। डीप फेक क्या करती है, ये लेवरेज करती है पावरफुल टेक्निक्स को, मशीन लर्निंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और इससे विजुअल और ऑडियो कंटेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और ऐसा मैनिपुलेटेड कंटेंट होगा कि आप धोखा खा जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉम क्रूज एक ऐसी चीज करता हुआ दिखाया जाएगा जो उसने एक्चुअली में की नहीं। इसका जो सबसे जबरदस्त एग्जांपल रिसेंटली देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सोल्जर्स को ये बोलते नजर आ रहे थे कि आप रशिया के सोल्जर्स के सामने हथियार डाल दो, लड़ो मत। बाद में पता चला वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद अनाउंस किया कि भाई ये तो डीप फेक है। ओके भाई, नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी के बड़े फायदे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन टेक्नोलॉजीज के साथ जो डिसएडवांटेज आ रहा है उसको भी हमें समझना है। इन डीप फेक वीडियोस को इस्तेमाल किया जा सकता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। इससे पब्लिक की जो एबिलिटी होती है इस बात को एसेस करने की कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है ना भाई। ओवरऑल डीप फेक में आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कॉम्प्रोमाइजिंग और एम्बैरसिंग सिचुएशन में लेके आ सकते हो। डीप फेक का बहुत सा पोर्नोग्राफिक मटेरियल पड़ा हुआ है, तो शक्ल किसी एक्ट्रेस की लगा दी और नीचे की जो न्यूड बॉडी है वो किसी और इंडिविजुअल की है, किसी और लड़की की है, तो उससे क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी पे बहुत इंपैक्ट आता है। आप इस प्रकार की फोटो और वीडियो से इन्वेजिव कर रहे हो प्राइवेसी ऑफ द पीपल का, एक प्रकार से आप उनका हैरेसमेंट कर रहे हो, और इस प्रकार का हैरेसमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और इजी हो चुका है। इनफैक्ट रिसेंटली एक फाइनेंशियल फ्रॉड भी हुआ है। एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके स्कैमर्स ने क्या किया कि यूके एनर्जी कंपनी के एक सीईओ को उल्लू बनाया। उस सीईओ ने फोन पे बात की एक स्कैमर से, और वो सीईओ इस बात पे भरोसा हो गया कि वो बात कर रहा है जर्मन पेरेंट कंपनी के हेड के साथ। एक कोई डील यहां पे साइन हुई और उस डील के तहत उस सीईओ ने 2,20,000 पाउंड ट्रांसफर कर दिया। बाद में पता चला कि डीप फेक के थ्रू उस वॉइस को मॉड्यूलेट किया गया था और एक्चुअली में जर्मन पेरेंट कंपनी की जो वॉइस है उसके जैसा बना दिया गया था। तो ये क्या, एक प्रकार का स्कैम है ये। इनफैक्ट ताइवान अगर आप देखो तो ताइवान ओवरऑल कुछ ताइवान की कैबिनेट ने अमेंडमेंट्स किए हैं इलेक्शन लॉस के अंदर। जो भी इंडिविजुअल डीप फेक वीडियोस और इमेजेस ताइवान के अंदर फैलाता नजर आएगा उसको सजा दी जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि चाइना के जो प्रोपोगेंडिस्ट है ना, वो ताइवान के अंदर इस प्रकार के डीप फेक्स को फैला के वहां की पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत हद तक ताइवान की जो इलेक्टेड सरकार है उनके अगेंस्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चाइनीज प्रो गवर्नमेंट वहां पे आ जाए। ठीक है ना। तो चाइना का ये जो स्प्रेडेड फॉल्स इंफॉर्मेशन का जो एजेंडा है इसको ताइवान काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के इलेक्शंस में भी ऐसा हो सकता है, समझ गए। तो इंडिया के जनरल इलेक्शंस में भी इस प्रकार का प्रोपोगेंडा, मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन में फैलाया जा सकता होता ही। आप देखिए हमारे यहाँ पे किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो मॉफ्ड इमेजेस हैं वो किस हद तक कम्युनल दंगे तक करा सकती है इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार के डीप फेक एक्टिविटीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर कोई डाउट नहीं। चाइना वन ऑफ दोस कंट्रीज है जिसने प्रॉपर तरीके से रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया है यूज ऑफ डीप फेक्स को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना का मानना है कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के अगेंस्ट है। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर जो कि फेशियल और वॉइस डाटा को अफेक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट चाइना ने नियम कानून प्रॉपर बना रखे हैं, जो कि 10 जनवरी 2023 से इफेक्ट में आएंगे। डीप फेक्स को एस्पियोनाज एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल अपने आइडेंटिटी को फेक कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में यूएस की एसोसिएटेड प्रेस ने आइडेंटिफाई की एक लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि नाम पे थी केटी जोन्स के, और उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एस्पियोनाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत सारी वो प्रोफाइल बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स जो वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड थे उसके साथ एसोसिएटेड नजर आई। तो डीप फेक्स किस हद तक इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स लेके आ सकते हैं जिससे वो एक जगह पे कम्युनल दंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं, किसी को उल्लू बनाने के लिए, ऑनलाइन स्कैम करने के लिए। इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल गलत तरीके से डीप फेक के द्वारा किया जाता है। बेसिकली डीप फेक एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को, किसी जेन्युइन कंटेंट को ऑथेंटिकेट करने की कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, और ये एक इनएप्रोप्रिएट और क्रिमिनल बिहेवियर भी है। तो कहीं ना कहीं डीप फेक की टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के प्रेजेंट कानून में रेगुलेशन के प्रॉपर प्रोविजंस ही नहीं है। अगर आप इंडियन पीनल कोड की बात करो तो बहुत ही ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके अंदर डीप फेक से रिलेटेड क्राइम को प्रोसिक्यूट किया जा सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर भी ओवरऑल आप देखो प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं बट वो इतने इफेक्टिव नहीं है।
सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डेफेमेशन की बात करता है। सेक्शन 67 और 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो एक्सप्लिसिटली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल के बारे में बात करता है, लेकिन डीप फेक केवल सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल में नहीं आता है, सिर्फ पोर्नोग्राफिक मटेरियल में नहीं आता, वो बहुत से वैराइड एप्लीकेशंस है उसके। तो एक स्पेसिफिक डीप फेक से रिलेटेड नियम कानून लाने की जरूरत है जो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो। अभी के जो प्रोविजंस, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो लॉ के प्रोविजंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बोल लो या इंडियन पीनल एक्ट के अंदर बोल लो, डेफेमेशन लॉ बोल लो, वो जो अवेलेबल हैं वो उतने कारगर साबित नहीं होंगे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इलेक्शन के समय पे कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्ट में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को भी अगर आप डिसेमिनेट करते हो तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। बट अगेन ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, इतना स्पेसिफिक नियम कानून नहीं चाहिए, एक जनरल नियम कानून भी चाहिए डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए। ठीक भाई, तो ये सब चीजें हैं, डीप फेक को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस पर्टिकुलर डोमेन में अनार्की फैल जाएगी। इस प्रकार की बातें यहां पे बोलनी चाहिए। अब एक डिजिटल इंडिया बिल यहां पे लाया गया है, इस प्रकार के बिल को यूज किया जा सकता है डीप फेक की प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इसमें सेल्फ रेगुलेशन की बात की जा रही है। सेल्फ रेगुलेशन की पॉलिसी को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म में इस चीज को टैकल कर पाएंगे। ये सब बातें बोली जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बाउंड सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज अंडन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। रिसेंटली जगदीप धनखड़ साहब खुल के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अगेंस्ट बोल रहे हैं। उनका यह बोलना है कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, यह गलत था। इससे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को अप्रूवल दे दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, हर चीज में अपनी बादशाह सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह बात यहां पे बोल रहा है और कुछ हद तक ऑथर इस बात से वाकया भी रख रहे हैं। लेकिन रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने कुछ और भी बोल दिया। जगदीप धनखड़ साहब ने बोला कि जो केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है और यहां पे जुडिशरी ने अपने एम्बिट को पास किया है। अब इस बात को लेके ऑथर ये बोल रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। इस पर्टिकुलर बात को बोल के जगदीप धनखड़ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट सर्वे है और वो कुछ भी कर सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फाउंडिंग फादर ने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को बराबर किया था। लेजिस्लेचर यहाँ पे पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है जो इलेक्टेड सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ऐसे केसेस में सबको बराबर अधिकार दिया गया है। अब एक लिमिट से ज्यादा लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट अपनी ताकत बढ़ाता ही चला जाएगा तो उस ताकत के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट होने लगेंगे, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं तो इंटरवीन करना पड़ेगा ना जुडिशरी को। तो जुडिशरी ने इसीलिए इंटरवीन किया था और बेसिक स्ट्रक्चर लॉ लेके आया था, क्योंकि उस समय की इलेक्टेड सरकारें गड़बड़ कर रही थी, ये बात पूरी दुनिया को पता है। तो ये बोल देना कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को वायलेट कर रही है इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, यह बहुत गलत व्यू पॉइंट है जगदीप धनखड़ साहब का। कुछ इस प्रकार की आर्टिकल बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर ये बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसलिए बनाई गई थी ताकि वो इस बात को इंश्योर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स इफेक्ट ना हो, उनके खिलाफ लेजिस्लेशन ना आ जाए, इंपॉर्टेंट फ्रीडम के आर्टिकल्स कॉम्प्रोमाइज यहां पे ना हो जाए, रूल ऑफ लॉ ग्राउंड लेवल पे मेंटेन रहे, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्री फेयर इलेक्शंस मेंटेन रहे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के होने के बाद भी सरकारों ने अमेंडमेंट किया और उन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो जगदीप धनखड़ साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बता रहे हैं ऑथर। और आज का फाइनल आर्टिकल, द फर्स्ट ऑफ द 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है दोस्तों, इसको हैप्पी स्लैम भी बोला जाता है। अब कहीं ना कहीं ये बहुत सारी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बीच में हो रहा है। पिछले 3 साल में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। 2020 में बुश फायर्स आए, कोविड-19 लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लग गए 2021 में, फिर 2022 में नोवाक जोकोविच वाली कंट्रोवर्सी हो गई कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन पहुंच गए, फिर उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई गई थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन ही नहीं खेल पाए, राफेल नडाल जीत गया। अब 2023 का एडिशन शुरू हो रहा है जनवरी 2023 में, ठीक है ना। रॉजर फेडरर नहीं है, ऐश बार्टी नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल चैंपियन नाओमी ओसाका रिटायर हो चुकी हैं। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज इस समय पे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जोकोविच खेल रहे हैं और अपने आप में जोकोविच फेवरेट है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में रिकॉर्ड रहा है जोकोविच का, उसी प्रकार से राफेल नडाल का रिकॉर्ड रहा है पेरिस में, फ्रेंच ओपन में, ठीक है ना। नोवाक जोकोविच ने 9 बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक ओपन एरा रिकॉर्ड है। पिछले 21 मैच नोवाक जोकोविच ने हारे ही नहीं है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो अपने आप में कहीं ना कहीं नडाल इज द फेवरेट, लेकिन जिस प्रकार से पिछले बार
सॉरी, अपने आप में जोकोविच इज द फेवरेट, लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार नदाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, उनको भी आप पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, उनके विन के भी चांसेस को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वुमेन में अगर आप देखो तो वर्ल्ड नंबर 1 और 3 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा स्वितक की तरफ सबकी निगाह रहेगी। अब जेसिका पेगुला से तो यूनाइटेड कप में वो हार गई थी, शोल्डर इंजरी भी है, लेकिन फिर भी पूरे जोश शोश में आई। सेकंड सीड ऑन्स जेबोर भी यहाँ पे एक जबरदस्त थ्रेट देने वाली है, रनर अप रही थी विंबलडन में, यूएस ओपन में, तो जबरदस्त गेम होने वाला है, ठीक है ना। ओवरऑल मेंस टेनिस में जो बिग 3 है, फेडरल तो रिटायर हो चुके हैं, नदाल और जोकोविच का जो होल्ड है वो छूट रहा है, क्योंकि कार्लोस अल्कराज जैसे प्लेयर सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर दानिल मेदवेदेव 2021 के यूएस ओपन चैंपियन, 2 टाइम फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया के, कैस्पर रुड रनर अप 2 4 मेजर्स के 2022 में, स्टेफेनोस टिसिपास, फेलिक्स ऑगर एलिसिमे, ये सब कहीं ना कहीं तगड़ी कमबैक करने की कोशिश करेंगी। थर्ड सीड फ्रेंच वुमेन कैरोलिना गार्सिया वुमेन में, बेलारस की आरिना सबलांका, ये भी यहाँ पे compete करेंगी। ओवरऑल अपने आप में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इंटरेस्टिंग होने वाला है, भले ही बड़े बड़े नाम यहाँ पे शामिल नहीं है, पर उससे इस पर्टिकुलर गेम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ घटेगी नहीं। तो आई होप आपको मजा आया उस एडिटोरियल को सुनने में। दोस्तों मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर शेयर करें। ग्रेट डिफरेंस।